Hey everyone, so होप यू डूइंग वेल। और ये पार्ट 4 है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो लेक्चर है, तो उसी सीरीज़ में पार्ट 4 है ये। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं जो कि डिस्कस करते हैं। उसके बाद सीजीआई और अदर जो भी टॉपिक्स हैं वो बचे हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक टर्म आती है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में तो हम पढ़ते हैं, बट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर हम बात करें, व्हेन द ऑफिस ऑफ सीजीआई इज वैकेट और सीएजीआई इज अनेबल टू परफॉर्म हिज रोल किसी भी रीजन से, या तो वो आउट ऑफ ऑफिस हैं, कहीं पर गए हुए हैं, लीव पर हैं, या फिर आउट ऑफ किसी और रीजन से वो आउट ऑफ सर्विस हैं उस टाइम पे, कि या तो इलनेस की वजह से या फिर मेडिकल में कोई भी टर्म कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन में, या फिर एब्सेंट is absent, then president may appoint a judge of supreme court to act as CJI, क्योंकि CJI की जो पोस्ट है उसको खाली नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा प्रिविलेज गिवन टू एक्टिंग सीजीआई, उनके लिए जो प्रिविलेज दिए गए हैं सीजीआई को, तो वो किस तरीके से, अगर केस में कोरम कंप्लीट ना हो, सबसे पहले तो अगर सपोज करो कि लेट मी शो यू थ्रू द पेंसिल, आई थिंक दैट विल बी विजिबल टू यू। ओके, सपोज करो ये कोरम है। कोरम में क्या है कि ये जजेस का बेंच है, 8 जजेस का बेंच है ये। इसमें से सपोज करो कि ये वाले जो जज हैं वो प्रेजेंट नहीं है, किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम नंबर है जजेस का 31 है, इंक्लूडिंग सीजीआई। ठीक है, अब इस कोरम में क्या होता है कि एक जज नहीं है, 7 जज हैं। अब इस कोरम में हम नॉर्मल सी, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं कि एडिशनल जज और वो सब क्या होते हैं, तो इसमें जस्ट ये कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 7 जज के साथ साथ एक जो जज को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म, या फिर एक सिर्फ कोरम कंप्लीट करने के लिए, तो उसे एडहॉक जज कहते हैं। तो जो टर्म होती है वो एडहॉक जज कहती है, एंड हु इज सर्विंग एज हाई कोर्ट जज, वो हाई कोर्ट के जज होंगे। और ये कोरम को कंप्लीट ना हो अगर, तो कोरम को कंप्लीट करने के लिए हमें हाई कोर्ट के जो जज होंगे एज एडहॉक जज उनको अपॉइंट करना होगा, तो ये कोरम कंप्लीशन होगा। अब बात करते हैं जैसे डिवीजन ऑफ केसेस होता है कि किसी उसमें बेंच 10 जजेस का बेंच बिठाया गया है। जैसे आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस में हाईएस्ट जजेस बेंच थे 13, ये जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने अगर केशवानंद भारती केस के बारे में सुना होगा। उसके अलावा इन दिस केस हाई कोर्ट जज विल बी क्वालिफाइड, सुप्रीम कोर्ट जज विल ज्वाइन, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जज होगा वो जो जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा सिर्फ। एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज विल ज्वाइन टू टेक प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आस्क बाय सीजीआई, तो जो सीजीआई अपॉइंट करेंगे इसको। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ad hoc judge of Supreme Court, if the quorum of Supreme Court judge is not there to hold its session, एड हॉक जज में है कि कोरम कंप्लीट करने के लिए, जस्ट मैंने 2 लाइन्स में मेंशन किया है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, तो आपको नोट्स बनाने में ये इजी भी होगा, इसीलिए मैं एक रफ फॉर्म में मेंशन करती हूँ। उसके बाद उसको जो एक्सप्लेनेशन है 2 लाइन में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्या है एग्जैक्टली। इफ द कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज नॉट देयर टू होल्ड इट्स सेशन, देन Chief Justice of India, with the consent of President, can ask a sitting Supreme Court High Court judge who is otherwise qualified to Supreme Court judge to take part in proceedings of Supreme Court as ad hoc judge of Supreme Court। तो ये पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले हाई कोर्ट का जो कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट टाइम में वो जज होने चाहिए, रिटायर्ड नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा जितने भी सारी उनकी क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस क्वालिफाई करनी चाहिए। हाई जो सीजेआई हैं, प्रेसिडेंट के कंसेंट से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। उसके बाद रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की बात करते हैं, तो अटेंडेंस ऑफ अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इन द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी आस्क्ड बाय सीजीआई विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज वर्कलोड जो है जुडिशरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है।
कल ही मैंने जो जून की मैगजीन है, मंथली मैगजीन विजन आईएएस की, वो मैंने कंप्लीट की है। वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी दिया गया है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि हमने जितने भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर को रिलेट करके पढ़ने के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सारे जितने भी मंथ्स हैं, मंथ्स का जो भी सेक्शंस हैं, सब्जेक्ट वाइज सेक्शंस हैं, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट फॉर दैट सो दैट यू कैन रेफर टू दैट एंड यू कैन प्रिपेयर योर करंट अफेयर थ्रू दैट। सो सीजीआई उनको पूछेंगे रिटायर्ड जज को कि आप they can appoint with the consent of president, और president फिर उनको अपॉइंट करेंगे। however he will not take as judge of that court, तो उनको जज नहीं बोला जाएगा, they are having responsibilities but they will not called as judge of Supreme Court. A person who has hold office as judge of Supreme Court cannot प्लीड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ अथॉरिटी विद इन इंडिया। तो वो एज ए लॉयर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार रिटायर हो गए हैं, वो एज ए लॉयर कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडिया के किसी भी कोर्ट में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ, बट इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, सो दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन हियर एज वेल। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129, हाई कोर्ट अंडर 215, दीज आर द पार्ट्स ऑफ High Court and Supreme Court under these articles, which is really important. Court of record are evidence or reference, जो कि ये मेंशन करता है कि पास्ट में जो भी केसेस हुए उनके रेफरेंस लेके न्यू जजमेंट्स जो दिए जाते हैं जो कि रेलेवेंसी शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आपको वो यूज़ करके अदर कोर्ट्स भी उनका रेफरेंस लेके जजमेंट अपना दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, या फिर आप कह सकते हो कि कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट करने पे आप जो है कोर्ट को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो पनिश कर सके ईदर पीपल, ऑर्गेनाइजेशन है और ईदर एन इंडिविजुअल। स्टोरी है, अगर इसके पीछे का अगर एक एग्जाम्पल देखें, देयर वाज अ केस इन दिल्ली गवर्नमेंट। एक लेडी थी, उनकी मतलब ससुराल वालों ने सेट फायर एंड शी वाज एडमिटेड इन बर्निंग वार्ड। तो ये एक केस था, न्यूज़ में भी आ रहा था कि उसने जो लेडी थी, लास्ट का जो स्टेटमेंट था उनका, तो उनसे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जब वो स्टेटमेंट लेने आए कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने सिंपली बोला कि मेरे जो ससुराल वाले उन्होंने डाउरी की वजह से मुझे जला दिया है। तो ये जनरली तो ये स्टेटमेंट नहीं होता अगर पहले के प्रोसीडिंग्स की बात करें तो, बिकॉज क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है और उसके बाद वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग उसका डिसीजन कौन लेगा। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये खुद से डिसीजन लिया एंड दे सेड कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं कि डाइंग उसमें बेड पे कोई इस तरीके का झूठ नहीं बोलेगा किसी के लिए भी। लेकिन दूसरा जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस आता है कि कभी कभी मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि जो आप बोल रहे होते हो वो एक्चुअली आपका मतलब वो नहीं होता। और लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट इसीलिए मेडिसिन लेने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एज एन एविडेंस नहीं माना जाता। बट हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया था कि उन्होंने डेथ बेड पे जो भी पर्सन है उन्होंने बोला कि इस तरीके से कोई झूठ नहीं बोल सकता एंड दे हैव टेकन एज क्योंकि वो उस टाइम पे रिवेंज लेने की कंडीशन में नहीं होते। सो हाई कोर्ट हैज़ टेकन इट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, और उसके बाद उस जो पर्सन है या कन्विक्ट है उनको दे हाई कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द पनिशमेंट टू देम। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से सपोज करो कि एक कपल है, उनका 4 साल का बेटा है, जो मैन है वो अपनी जो वाइफ है या हस्बैंड है अपनी वाइफ को मार देते हैं, मर्डर केस होता है। तो बच्चा जो 4 साल का बच्चा है वो बोलता है कि मेरे फादर ने मेरी मदर को मार दिया है। बट ये पहले के प्रोविज़न थे कि 4 साल के बच्चे का जजमेंट तो कोई जजमेंट नहीं होगा। बट लेटर ऑन कोर्ट हैज़ डिसाइडेड कि
4 साल का बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा, बिकॉज जनरली कहा जाता है कि बच्चों को भगवान का रूप बोला जाता है. सो एज कोर्ट सेड दैट अ 4-year किड डिड नॉट स्पीक द लाई, और उसी को आप कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसको रखा गया. और फिर अदर केसेस जो होंगे, अदर कोर्ट्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं. दैट इसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. अब हाई कोर्ट की बात करते हैं. हाई कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है आई हैव ऑलरेडी गिवन इन लेक्चर 1 ऑल्सो, बट यहाँ पे जो भी प्रॉपर प्रोविजनिंग है इसकी वो सारी डिस्कशन करते हैं. सो परमानेंट जज कैन नॉट प्रैक्टिस इन और बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और कोर्ट फॉर द कंट्री एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट अदर देन हाई कोर्ट वेयर ही हैज सर्व्ड. तो जहाँ पे उन्होंने काम किया हाई कोर्ट के जजेस ने, वो वहाँ पर सर्व नहीं कर सकते, बट उससे ऊंचे वाली जो अदालतें हैं उसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. व्हाट आर द 2 प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. सो देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर, बिकॉज ऑल द प्रोविजंस हैज द कॉमन गोल, दैट इज welfareism. Sometimes people give the example of fundamental rights in DPSP, but अगर बात करें, because लोग कहते हैं कि they are contradicting each other, but the common goal is safeguard the rights of the people of India and provide social security. So इसमें बात कर सकते हैं, बिकॉज एक कॉमन गोल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं एक तरीके से. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो. इफ़ वी टॉक अबाउट ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. उसके अलावा पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और जो पेंशन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है. जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एज सच जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज जो भी जुरिडिक्शन है उसमें कुछ को छोड़कर सारे जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास है हाई कोर्ट के पास भी हैं. बट जस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्पेशली एलेबोरेटली डिस्कस्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हाउएवर सच डिटेल्ड जुरिडिक्शन रिगार्डिंग हाई कोर्ट हैव नॉट प्रोवाइडेड विद रेस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, बिकॉज उसका कोई एज सच बहुत डिटेल जुरिडिक्शन नहीं दिया गया हाई कोर्ट का. दो वेरियस प्रोविजंस इंडिकेट द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज इन अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसी में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो जाती हैं. और उसके अलावा आर्टिकल 226 बात करता है रिट जुरिडिक्शन की. रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स. सो इसको ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो आर्टिकल 227 बात करता है हाई कोर्ट गेट administrative control on the function of all the courts and tribunals existing in the state. Apart from this, article 228 talks about, under article 228 high court can transfer before itself for a lower court in which interpretation of the constitution is involved. तो जो हाई कोर्ट है, जो भी जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन को अपने सामने उसको रख सकता है और उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व भी हो सकता है. आर्टिकल 228 उसके बारे में बात करते हैं. कंट्रोल मैकेनिज्म अवेलेबल विद लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सो चेक द वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट. तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में है. अब एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है कंसेंट पे होता है, या आप एग्जीक्यूटिव कह सकते हो. एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और कोलिजियम ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बट जो इनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि बैकएंड में होता है बिकॉज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस की अगर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन पार्लियामेंट विल अप्रूव द प्रोसेस, प्रेजेंट प्लस जो भी लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट प्लस लेजिस्लेचर ट्रांसफर, प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ कोलिजियम ट्रांसफर होता है. हाउ मेनी जजेस विल बी इन द हाई कोर्ट, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि कितने जजेस होंगे हाई कोर्ट में किसी भी स्टेट के. वन हाई कोर्ट विल सर्व हाउ मेनी स्टेट्स, दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं. न्यू हाई कोर्ट विल बी क्रिएटेड
लाइक क्रिएटेड और नॉट, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट का जो न्यू स्टेट एस्टैब्लिश हुआ तो उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू पासिंग द लॉ। फिजिकल और लीगल लॉ के थ्रू चेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एंड मैकेनिज्म अवेलेबल विद लीगल with the legislature and executive to check the working of high court। तो ये जो भी मैकेनिज्म है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड देयर रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट, एंड determination of retirement age of high court judges is done by the parliament। Determination of number of judges that any high court judge should have is done by president, and constitution of high court for a state or two or more such states in common or extending the jurisdiction of high court to a new area is done by the parliament। so particular state या जो भी टेरिटरी हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में। ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर बात करेंगे फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज डन बाय प्रेसिडेंट। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट as provided by the constitution can be changed by parliament through amending the constitution in the way that doesn't disrupt the basic structure of the constitution, because judiciary और जो executive एंड लेजिस्लेचर का जो फंक्शनिंग है डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी वजह से हमेशा जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ध्यान रखना होगा कोई भी प्रोविजन आते हैं तो। अब जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर बात करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो कि जुरिडिक्शन मैंने डिटेल में हिंदी वर्जन किया था, बट आई वाज थिंकिंग कि इंग्लिश वर्जन जो है उसको भी एक बार इसमें ऐड करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जुरिडिक्शन हमें पता होनी चाहिए। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की अगर बात करते हैं डायरेक्टली टू द कोर्ट, जो इनिशियली दिया गया था ओरिजिनल जुरिडिक्शन by the Indian Constitution Supreme Court को, original exclusive jurisdiction only to the court that is related to election of president of या फिर impeachment कह सकते हो, सेंटर स्टेट रिलेशन है, ये आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। रिट जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन एंड स्पेशल लीव टू अपील, या ये कहते हैं इंटरेस्ट, यहाँ पे लीव का मतलब इंटरेस्ट से है। लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136 एंड रिवाइजरी जुरिडिक्शन की जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जो पुराने डिसीजंस हैं उसको रिकंसीडर कर सकता है, उसको रिवाइज भी कर सकता है। अब डिटेल में बात करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन है क्या। लक्ष्मीकांत में अगर आप पढ़ोगे जस्ट आप समझो कि ये जुरिडिक्शंस हैं क्या, बट लक्ष्मीकांत से आपको ये सारे चैप्टर्स खुद से कवर करने हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी में जब भी आपने देखा होगा नोट्स बनाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि इसमें क्या है बैकग्राउंड। नोट्स इसलिए होते हैं, बट जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। और जब आप अपने नोट्स की जो इम्पोर्टेंस है तब आपको पता चलेगी, स्टैंडर्ड बुक्स से आप डिटेल में पढ़ोगे और अपने नोट्स से उसको रिवाइज करोगे। तो दोनों चीज़ों को मैच करके अलॉन्ग विद एनी ऑफ द मंथली मैगजीन एंड PT 365 उसका कंपाइलेशन आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक द केस विच कैन बी टेकन डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट्स। जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स के जितने भी केस हैं आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके उसको अपनी मतलब डिस्कस कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन allows the Supreme Court to take up case which cannot be taken to any other body other than Supreme Court. Original exclusive jurisdiction allows the Supreme Court to deal with the disputes related to impeachment or election of the president. दो चीज़ें। उसके अलावा और केस related to the bench of parliamentary privileges, उसके बारे में अगर बात करते हैं। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स मेक्स इट एन आर्बिट्ररी इन ऑल द डिस्प्यूट्स ऑफ फेडरल इन नेचर। जैसे डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड इट्स स्टेट्स, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। बिटवीन टू स्टेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हाउएवर देयर आर few issues which are federal in nature, जो कि नेचर उनका फेडरल है, बट दे आर केप्ट आउट ऑफ ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एन इशू अराइजिंग आउट ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की हो, इशू रिलेटेड टू इंटर स्टेट
रिवर वाटर डिस्प्यूट से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसके लिए भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैटर्स अराइज होते हैं 2 स्टेट्स के लिए, कावेरी और कृष्णा के लिए वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्रा का। तो ये बहुत ही ऑनगोइंग है, ये आपको पता रहेगा अगर आप न्यूज़ चैनल देखो, न्यूज़ पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ोगे तो उससे आपको इजीली पता चलता रहेगा। एंड दैट इज रेफरल टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ सच मैटर्स स्पेशल ट्रिब्यूनल्स आर टू बी फॉर्म्ड। तो ये स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के केसेस में जाने लगा है आजकल, जो भी वाटर डिस्प्यूट हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रिट यूरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि वो जो है रिट इशू कर सके। इम्पोज अ ड्यूटी ऑन सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर restoration of the fundamental rights. Apart from this appellate jurisdiction, Supreme Court is the highest court of appeal. A person can appeal to Supreme Court against the decision of High Court. तो अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये स्टेटमेंट ये बोलता है। एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 3-fold, 3 तरह की हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, सिविल मैटर्स पे भी जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स पे एंड स्पेशल लीव या परमिशन के लिए बात करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन अपील कैन बी मेड to the Supreme Court. Even if the High Court doesn't satisfy this, then Supreme Court may grant special leave to appeal of Supreme Court in specified that the case involved a serious question of law related to the constitutional interpretation. तो आप और सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई भी केस फाइल करोगे तो आपके पास जो है हाई कोर्ट का परमिशन होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो भी प्ली है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट की जाएगी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 143 राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज द इंडियन प्रेसिडेंट टू सीक और आस्क द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। तो आर्टिकल 144 राइट देता है प्रेसिडेंट को कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी दे सकता है प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर में जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए हो, जो इंडियन या फिर हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो। द क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर अ फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस विच हैज़ अ रीजन और मे अराइज, या रीजन हो या अराइज हो सकता हो उसके लिए। In any matter, dispute arising out of pre-constitutional treaty, in the first case, category of Supreme Court may or may not tender its opinion to the President, but in the second case, Supreme Court must tender its opinion to the President. Apart from this, but in no case President is bound to accept the opinion. तो President bound नहीं है, जो Supreme Court अगर उनको एडवाइस देते हैं तो Supreme Court bound नहीं है उस एडवाइस को मानने के लिए। अब बात करते हैं स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136। सुप्रीम कोर्ट इज इट्स डिस्क्रिशन कैन ग्रांट ए स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और अंडर पास्ड बाय एनी कोर्ट, जैसे ट्रिब्यूनल विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उसमें ये परमिशन देता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 के जो भी जजमेंट है या जो भी ऑर्डर पास किया गया है या विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है ये। रिवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर बात करते हैं, अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिवाइज और रिव्यू एनी ऑफ द जजमेंट प्रोनाउंस्ड एंड ऑर्डर मेड बाय इट। तो ये था हमारा जो 4th पार्ट था सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और आपको समझ आई होंगी। सो ये 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज और कुछ PIL के लिए और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस वो सारी बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अनदर थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय।